नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया का डीएनए ई कॉन्क्लेव। और हम लगातार अपने इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आपकी केंद्रीय मंत्रियों से तो मुलाकात करवा ही रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की टीम में कितनी वर्सेटिलिटी है, जी हाँ, कितना टैलेंट है, वो भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सोचिए जरा, डॉक्टर्स हैं प्रधानमंत्री मोदी की टीम में, सेना के जनरल हैं और यहां तक कि चैंपियंस भी हैं। जी हां, मैं जिनकी बात कर रही हूं वो फिटनेस के चैंपियन हैं और हिंदुस्तान के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी। बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आपके बारे में हमारे ज्यादातर दर्शकों को शायद पता ना हो, और जिन्हें पता हो उन्हें एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि सर को यूनाइटेड नेशंस ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन चैंपियन फॉर एशिया पैसिफिक रीजन से भी सम्मानित किया था उनके डिजास्टर मैनेजमेंट स्किल्स के लिए, और ये अवार्ड पाने वाले सब पहले भारतीय बने थे। बहुत बहुत शुक्रिया किरण रिजिजू जी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे सर यही है, स्पोर्ट्स के बारे में कहा जाता है वो जिंदगी का आईना है, तो जिंदगी में उतार चढ़ाव, ऐसे ही स्पोर्ट्स में उतार चढ़ाव, और इंटरवल की बात की जाती है तो कोरोना काल में तो लग रहा है वही इंटरवल आया है। प्रधानमंत्री मोदी इस संकट में भी अवसर की बात करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप किस तरह के अवसर आपका मंत्रालय और आप खुद खेल मंत्री होने के नाते इस दौरान देख रहे हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। आपने सही फरमाया, जिंदगी में खेल के बिना बिल्कुल सुनसान हो जाते हैं और बिना जान के हमको समय गुजारना पड़ता है। तो खेल बहुत बड़ा ज़िंदगी को शेप भी करता है। ज़िंदगी में खेल कूद बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं हर किसी के ज़िंदगी में। तो ये जो पैंडेमिक महामारी चली है, इसके चलते देश भर में ही नहीं पूरे विश्व में एक खेल कूद को लेकर के और बाकी ज़िंदगी में एक थाम सा गए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो लॉकडाउन को अनलॉक कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने पूरा तैयारी किया और अलग अलग खेल के लिए अलग अलग प्रक्रिया बना करके एक एसओपी बना करके हम खोल दिया है। अब औपचारिक तौर पर कोई प्रतियोगिता नहीं हो रहे, चैंपियनशिप इवेंट नहीं हो रहे, लेकिन प्रैक्टिस और जो अपना अपना जो ट्रेनिंग सेशन है वो शुरू कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ समय बाद, अभी एक बार में मैं तारीख तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्द कुछ ना कुछ इवेंट्स हम शुरू करेंगे। फिर उसके बाद में चहल पहल शुरू करेंगे। उसके लिए डिटेल एसओपी बनाया हुआ है, वो हम समय समय पर भी जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर अपने दर्शकों से बताना चाहूंगी कि कोरोना काल से आगे बढ़ने के लिए एक्शन में आने वाले जो शायद पहले मंत्री होंगे वो किरण रिजिजू जी होंगे, और खास तौर पर जबकि वो एक ऐसी फील्ड से डील कर रहे हैं, ऐसी फील्ड उनके हाथ में है, ऐसा मंत्रालय है जिसमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस इस कोरोना काल के चलते आए हैं। किरण रिजिजू जी, मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहती हूँ ओलंपिक्स की। ओलंपिक्स, खेलों का महाकुंभ इसी साल जुलाई में होने थे, जापान में होने थे, उन्हें टालना पड़ गया। और इससे पहले 2 वर्ल्ड वॉर ही हुई, 2 विश्व युद्ध ही हुए जब ऐसा हुआ। हालांकि 1980 में कुछ देशों ने बॉयकॉट किया, लेकिन गेम्स चले। अब ओलंपिक्स के अगले साल होने को लेकर भी एक उहापोह की स्थिति, एक अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है। आपका प्लान क्या है सर, तैयारी का? हाँ, ये आपने सही कही है कि तीसरी बार ओलंपिक का टालने का नौबत आया है। पहला जो विश्व युद्ध हुआ, फिर दूसरी विश्व युद्ध हुआ, और ये तीसरी बार पैंडेमिक के चलते हुए। तो हमने जो तैयारी की थी टोक्यो 2020 के लिए, और वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। हमारे लिए चैलेंज ये है कि क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा क्वालिफाई हुआ है ओलंपिक्स में, सबसे बड़ी संख्या में भारतीय खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं, रिकॉर्ड नंबर के। तो जो तैयारी की है वो तैयारी एक साल पूरा खींचना ये आसान नहीं होते हैं, क्योंकि ओलंपिक लेवल का जो तैयारी होता है, क्योंकि ओलंपिक इस दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। ओलंपिक से बड़ा विश्व में कोई और इवेंट नहीं होते हैं। और उस इवेंट में जो भी खिलाड़ी जाता है वो देश के लिए खेलते हैं, तो उसका तैयारी का अलग स्तर होता है। तो वो स्तर जो है एक साल तक मेंटेन करना, ये किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं है, क्योंकि हम इंसान है, मशीन तो है नहीं। तो कंटिन्यूसली उस लेवल में रखना ये मुमकिन नहीं है। तो उसको क्या करना है, ये हम एक सोच कर रहे हैं। तो जो ओलंपिक क्वालिफाई हो चुके हैं उसके लिए हम टेक्निकली स्पोर्ट्स साइंस के माध्यम से
हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर्स और सारे के सारे जो टेक्निकल टीम के साथ, फेडरेशन के साथ में हम अलग से प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे खेल हैं जिसके लिए अभी प्रतियोगिता होना है, उसके लिए क्वालिफाइंग मैचेस खेलने हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि और कुछ खिलाड़ी क्वालिफाई होंगे। तो उसके लिए अभी तुरंत कोई खेल होने का संभावना नहीं है। और हमारे देश में तो हमने ऑलरेडी कह दिया कि बिना स्पेक्टेटर्स का ही खेल हो सकता है। तो ओलंपिक क्वालिफाइंग जहां मैच होगा तो हम जाएंगे, और उसके लिए भी अलग से तैयारी कर रहे हैं। तो ओलंपिक जैसे आपने पूछा, उसके लिए तैयारी अलग से हो रहे हैं, और पूरा खेल जगत को फिर से जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करके फिर से चहल पहल करने के लिए, वो एक लार्ज स्केल मास लेवल में यंग एथलीट से लेकर के कोने कोने अलग अलग राज्य और अलग अलग खेलों को लेकर के हमने व्यापक रूप से एक रोड मैप तैयारी किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने तक में चित्र जो है बहुत साफ हो जाए, क्योंकि ये पेंडेमिक को लेकर के, कोरोना वायरस को लेकर के हम अभी इस समय ये नहीं कह सकते कि आज से 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद किस परिस्थिति में हम होंगे, अभी कहना संभव नहीं है। लेकिन एक अनुमान लेकर के चल रहे हैं हम। अपना एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको एक कामयाबी तक पहुंचाने का जो लड़ाई को हम समझते हुए एक सोच खेल को भी हमने रखा है कि कब तक हम खेल को कहां ले जाना है, ये भी हमारा विचार में है। लेकिन कोई घोषणा इस वक्त करना ये संभव नहीं है। बिल्कुल सर, आपकी दुविधा जो है वो मैं समझ सकती हूँ। इस समय हिंदुस्तान, ये कोई आइसोलेशन में अपने दर्शकों को बता दूं, ये ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में सिर्फ हो रहा है, दुनिया भर में यही स्थिति है। और खेल जो है, स्पोर्ट्स जो है, इस समय सस्पेंडेड है। ज़्यादातर बात हो रही है ई स्पोर्ट की। लेकिन सर मैं अगर आपसे, आपका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा खेलो इंडिया, इसे काफ़ी वाहवाही मिली, और इंडिया के इकोसिस्टम में टैलेंट को स्पॉट करने के लिहाज से वो बहुत अहम प्रोग्राम है। लेकिन ये जो कोरोना काल की वजह से जो स्पीड ब्रेकर आया है, उससे डील कैसे करेंगे आप? देखिए, एक तो खेल बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, इसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, हम खेलने का सामग्री बनाते हैं, लाखों लोग उससे रोजगार प्राप्त करते हैं। फिर खेल का आयोजन होता है, उसमें लाखों करोड़ों का उसमें लोग जुड़ते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली जुड़ते हैं एक कमर्शियल दृष्टि से, कुछ लोग जुड़ते हैं अपना एक पैशन से है। तो खेल हर एक जिंदगी में छूते हैं। तो एक कॉमर्शियली हम जब देखा जाएगा तो हमारे यहाँ में जो डोमेस्टिक लीग्स होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, करोड़ों का इसमें आदान प्रदान होता है, तो इससे एक बहुत बड़ा बिजनेस बनता है। तो जिसके चलते हमारा देश में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है खेल के क्षेत्र में और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की ओर से। तो दोनों तरफ हम देख रहे हैं, एक तो खिलाड़ियों के लिए किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, और ये एक हमारे लिए जो परिस्थिति बनी है उसको कैसे हम फेस करें। दूसरी ओर जो हमारा खेल बंद होने से जो बेरोजगार हो गए हैं, बहुत सा लोग बहुत तकलीफ में हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो हम अलग अलग दिशाओं में सब चीज़ को देख रहे हैं कि क्या क्या करने से हम खेल जगत को फिर से पुनर्जीवित कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो मैं खेल मंत्री होने के नाते, जैसे कि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फिक्की होते हैं, CII होते हैं, एसोचैम होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के और बहुत लोग होते हैं, फिर खेल संघ होते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, फिर राज्य सरकारों से, मेरा अपना मंत्रालय के माध्यम से, और भी हम बहुत सारा इंस्टीट्यूट एकेडमी चलाते हैं। तो पूरे के पूरे लोगों से हम संपर्क में हैं। मुझे बिल्कुल यकीन है कि हम बहुत जल्दी सब ठीक ठाक करके फिर चहल पहल हम कर सकते हैं खेल के क्षेत्र में। आप तो खुद ही इतना फिटनेस फ्रीक हैं, आप खुद ही फिटनेस को इतनी तवज्जो देते हैं। सबसे बड़े एम्बेसडर और रोल मॉडल तो फिटनेस के लिहाज से मैं कहूँ हिंदुस्तान में तो आप ही हैं। आपने रोजगार की बात कही, तो अपने दर्शकों के लिए बता देती हूँ, आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को, कि अगर हम हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्टर की बात करें तो 600,000 करोड़, जी हाँ ये सेक्टर है, यानी करीब करीब हमारी GDP का 3%। और जैसा कि सर अभी बता रहे थे, लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलता है। और स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप की बात करूं, क्योंकि सर ने आपको डिफरेंट सेक्टर्स बताए, स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी किस तरह से अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जो आकर कंबाइन होती हैं। उसमें एक अहम होती है स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप मार्केट, जिसमें 9,000 करोड़ इसकी वर्थ है। लेकिन पिछले 3 महीने से कोई टूर्नामेंट हुआ नहीं।
फिक्की का सर ने जिक्र किया, फिक्की का अनुमान ये कहता है कि करीब 44 लाख भारत में ऐसी नौकरियां हैं जो स्पोर्ट्स कोचिंग के माध्यम से हो सकती हैं, मेडिसिन के माध्यम से हो सकती हैं, मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, उन पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। रिजिजू सर, उसको लेके भी, इन जॉब्स को बचाने के लिहाज से भी क्या कोई ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है? मैंने अभी हाल ही में काफ़ी सेक्टर से बात किया और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से भी बात किया। हम एक पार्टनरशिप के रूप में काम करेंगे। देखिए, इस वक्त हमको ये समझना होगा, प्राथमिकता हमारा स्वास्थ्य है। हेल्थ एंड सिक्योरिटी इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है, तो जिसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए हमारा स्वास्थ्य, हमारा जो अपना सुरक्षा है, इसको ध्यान में रखते हुए खेल को भी हम आगे साथ साथ पैरेलली कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो एक चल रहे हैं। दूसरा, क्योंकि अभी कोविड के चलते इकोनॉमिक जो है जिस तेज़ी से बढ़ना चाहिए वो नहीं है, तो गतिविधि कम हो जाएगा। तो इसमें मैं प्राइवेट सेक्टर से भी अपील करूंगा कि अपने जो स्पोर्ट्स सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान दे और थोड़ा सा वहाँ इन्वेस्टमेंट करे और एक्टिविटी बढ़ाए। उसके लिए खेल मंत्रालय, मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी संभव सहयोग, मदद, नीति तौर पर या कोई सरकारी कदम के तौर पर जो भी मदद होगा, मैं पूरा आश्वासन देना चाहता हूँ, ताकि हमारा स्पोर्ट सेक्टर जो है, हमारा देश का जो, ये सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए, लोगों का रोज़गार को सोचते हुए हम अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके देश का इकोनॉमी में, तो ये हम प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रयास जरूर रंग लाएगा, मेहनत जरूर रंग लाएगी। और हम जिस भारत की बात कर रहे हैं सर, वो एक युवा भारत है। हमारी आधी आबादी 25 साल से नीचे है, 2/3 35 वर्ष से नीचे हैं। देश की 62% युवा जो है, ये इंपॉर्टेंट है कि देश का 62% युवा खेल में दिलचस्पी तो लेता है, उसका ओरिएंटेशन तो होता है उस तरफ, लेकिन सिर्फ 1% ऐसा होता है सर जो उसे करियर के तौर पर चुनना चाहता है। इस आंकड़े को बदलने के लिए आपने किस तरह की प्लानिंग की है या आप किस तरह का काम कर रहे हैं? ये सबसे मूल सवाल है, मैं मानता हूँ। देखिए, हमारा देश का जो मानसिकता है, लोगों के मानसिकता है या जो हमारा सोच है, उसको पहचानना होगा। खेल हमारा परंपरा रही है। हमारे देश, भारत देश का खेल पारंपरिक है। हमारे पास बहुत पारंपरिक खेल भी है। ओलंपिक आने से पहले से हमारा देश में बहुत सारा खेल होते हैं, लेकिन चलते चलते कुछ कारणों से ये हमारा संस्कृति नहीं बन पाया। खेल जो है एक सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बनकर रह गया। स्पोर्ट्स एज ए वे ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स एज ए कल्चर, वो नहीं बन पाया, जिसके चलते हर माँ बाप अपने बेटे को, बेटी को कहते हैं कि आप पढ़ो, किताब पकड़ो, पढ़ाई करना है, खेलना नहीं। खेल करके ज़िंदगी बर्बाद मत करो, तुम खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। ये जो एक प्रथा चली है, वो इसमें कुछ कारण है। उस कारण तक जाने का आवश्यकता नहीं है, हम इसको बदलना चाहते हैं। अब इसलिए हमने जो नारा नया लगाया पार्लियामेंट में, हमने इस बात को कहा है कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे लाजवाब। तो ये जो हमने कहा कि आप पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे, कूदोगे, बनोगे लाजवाब, यानी कि पढ़ना लिखना बहुत आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ आप खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे आप लाजवाब, यानी कि आप स्टार बनोगे। आप खिलाड़ी बनकर के सुपरस्टार बनोगे। इसलिए हमारे देश में बहुत सारा खिलाड़ी है जो सुपरस्टार बन गई है। आमदनी भी आता है, खेल से पैसे भी आता है, नाम आता है, शोहरत आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है खिलाड़ी का जो जिंदगी होता है वो डिसिप्लिन होता है और देश दुनिया में पूरा भारत का नाम ऊंचा होता है। इसलिए स्पोर्ट्स एज ए कल्चर डेवलप करने के लिए हमने खेलो इंडिया प्रधानमंत्री जी के जो विजन को रखते हुए लॉन्च किया। अब खेलो इंडिया का मकसद ही ये है कि पूरा देश भर में खेल को लेकर के एक जागरूकता पैदा करना, खास करके युवाओं के बीच में। फिर उसको हम और भी डीप ले जाने के लिए फिट इंडिया लॉन्च किया। फिट इंडिया यानी कि जो अपना शरीर, शारीरिक रूप से आप अगर फिट नहीं होंगे तो मानसिक रूप से आप फिट नहीं हो सकते। तो जो फिट इंडिया है वो बेसिकली एक बेस है कि हम चाहते हैं कि सारे लोग फिट हो। भारत में कुछ भी हो, चाहे बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, बच्चे हो, हर जन फिट हो। तो फिट होने से उससे एक बेस मिलता है, फिर एक
अवेयरनेस क्रिएट होता है। फिर उसमें जो लोग स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, एक स्पोर्ट्स होता है एक्सीलेंस के लिए, मेडल जीतने के लिए, कंपटीशन के लिए खेलते हैं, कुछ होते हैं पैशन के लिए, मजा के लिए, जिंदगी के लिए, आपका एक हॉबी होता है खेलने का। तो हर एक आदमी को कुछ ना कुछ खेल जरूर खेलना चाहिए, लेकिन हर आदमी तो एक्सीलेंस में नहीं जाएंगे, हर आदमी तो ओलंपिक नहीं जाएंगे। वो तो जो लोग एक्सीलेंटली परफॉर्म करते हैं वही जाएंगे, टॉप के लोग। लेकिन बाकी लोग भी खेले कम से कम देश में। तो इसलिए फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, और उससे पहले खेलो इंडिया। तो ये एक बहुत मैं एक खेल मंत्री होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा अभियान में से एक है, सरकार अभियान है फिट इंडिया और खेलो इंडिया। और फिट इंडिया में हम एक पैसे सरकारी खर्चा नहीं कर रहे हैं। हम जो अपने मौजूदा रिसोर्सेस है उसी में ही हम लोगों के पास जा रहा है, और इसको बोलते हैं पीपल्स मूवमेंट। लोग इसको ड्राइव करें। हम एक कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं सरकार। मैं मंत्री होने के नाते मैं तो लीड रोल ले ही रहा हूं, लेकिन सबको मैं प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप एम्बेसडर बनिए फिटनेस का, चाहे वो बॉलीवुड का हो, चाहे वो इंडस्ट्री के हो, चाहे वो सरकारी हो। हमारे सांसदों को मैंने कहा है कि सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फिट रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमने एक अभियान चला है। मेरे ख्याल से अभी तक मैं आपको बात कर रहा हूं अदिति जी, 1,70,000 स्कूल फिट इंडिया रजिस्ट्रेशन जो कर चुके हैं। हमारा एक वेबसाइट खोला है, और इसका कभी मैं विस्तार में कहूँगा कि इसका मतलब क्या है। और रजिस्ट्रेशन करने से हम फिट इंडिया स्कूल डिक्लेयर करते हैं, किसी स्कूल को कितना कुछ टेक्निकल चीज़ बनाया हुआ है। तो बहुत चीज़ हम कर रहे हैं, और आप देखते जाइए, हम भारत को एक फिट भारत बना के छोड़ेंगे। ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि हमारा देश में हर एक नागरिक फिट होना चाहिए, और यही है फिट इंडिया का नारा। कोरोना काल ने आपको, आपके काम करने के तरीके को, आपकी मिनिस्ट्री में कामकाज के अंदाज को, और आपके अपने खुद के फिटनेस रजीम को कितना प्रभावित किया? देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ है, चलने फिरने के लिए और बाकी के लिए लॉकडाउन ज़रूर हुआ है, लेकिन हमारे जो काम करने का जो प्रक्रिया है उसमें लॉकडाउन नहीं हुआ। हम जिस दिन लॉकडाउन हुआ अगले दिन से हमने फिटनेस का कार्यक्रम चलाया। घर में बैठे बैठे अपने कमरे में, अपने घर के पीछे बागान में, या आपके वरांडा में, कहीं भी छोटा सा जगह हो, आप फिट रह सकते हैं। तो आदमी का जिंदगी में देखिए फिटनेस बहुत बहुत मायना रखता है। इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाया। फिर हमारे खिलाड़ियों को अपने कोचेस के माध्यम से, ट्रेनर्स के माध्यम से, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर्स के माध्यम से सबको ऑनलाइन जुड़ा रहा, और सबको खिलाड़ियों को फिटनेस को मेंटेन करने में जो कुछ संभव कदम हमने उठाया है। उसके अलावा हमने ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस किया है, और सबको मतलब इस तरह से हमने बांध के रखा कि लॉकडाउन ज़रूर है, लेकिन हमारा जो काम करने का प्रक्रिया है उसमें किसी भी तरीके से रुकावट पैदा नहीं होने दिया। ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए अभी हमारा जितना टॉप प्लेयर्स है ओलंपिक्स में जो जाने वाले खिलाड़ी हैं, सब लोग ने, मैंने बात किया, सब कह रहे हैं कि उसके फिटनेस में कोई कमज़ोरी नहीं आया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लगभग 2.5 महीने वो गतिविधि चलते रहे। तकलीफें रही हैं, लेकिन गतिविधि चलते रहे और मेंटेनेंस हुआ है बहुत अच्छी तरह से। ये हमारा एक, मैं मानता हूं कि हमारे मंत्रालय के मेरा अधिकारियों को भी मैं शाबाशी दूंगा कि हमने सब मिलकर के ये काम करने में सफलता प्राप्त किया है। मेरे आखिरी 2 सवाल है सर। एक तो मेरा सवाल ये है कि आप प्रधानमंत्री के युवा मंत्रियों में से हैं जिन्होंने भारत को कनेक्ट करने का काम किया पूर्वोत्तर से। आज दिल्ली की आवाज पूर्वोत्तर तक पहुंचती है, तो पूर्वोत्तर में विकास की जो क्रांति है वो आपके माध्यम से पहुंची है। देश के इतना नजदीक पूर्वोत्तर आया हो, इतनी आत्मीयता देखी गई हो, उतना इससे पहले महसूस नहीं किया गया। तो सबसे बड़ी तस्वीर जो बीते 3 महीनों में आई वो वहीं से आई कि परंपराओं के साथ कैसे कोरोना से लड़ा जा सकता है। ये अद्भुत काम कैसे हुआ सर? जी देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ी बात मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं कि पूर्व के सरकारों ने पूर्वोत्तर में काम नहीं किया। काम तो किया है, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया, पूर्वोत्तर के लोगों के साथ दिल से नहीं जुड़ पाया, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्राप्त किया है। अब प्रधानमंत्री कितने बार पूर्वोत्तर जाते हैं, हर मंत्री महीने में लगातार नॉन स्टॉप जा रहे हैं। तो इससे
एक जो मेंटली और दिल से हमने पूर्वोत्तर के साथ में दिल्ली का साथ जुड़ने का जो काम किया बहुत ही सक्षम हुआ है। दूसरा, सचमुच में पूर्वोत्तर में विकास का दौर अब शुरू हुआ है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि में बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है। तो इस कोरोना वायरस के वजह से जो तकलीफें आई हैं, इस वक्त भी हमको देखने को मिला है कि पूर्वोत्तर में कामकाज वहाँ के सरकारों ने अच्छा किया और लॉकडाउन को लेकर के भी वहाँ के सरकारों ने जो अच्छा काम किया, उसमें मैंने ये बात कही थी कि वहाँ के जो परंपरा है, वहाँ का जो कम्युनिटी सिस्टम है कि सरकार एक फैसला लेता है, उस फैसला को मानने के लिए कम्युनिटी लेवल में वो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के उसको मानते हैं। मैंने दिल्ली, मुंबई वगैरह में देखा है कि सरकार गाइडलाइन देते हैं, कुछ लोग गाइडलाइन को तोड़ते हैं और कुछ सरकार की तरफ से या हेल्थ एक्सपर्ट से कुछ आपको गाइडलाइंस देते हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके उसको तोड़ने का प्रयास भी करते हैं। तो हमारे पूर्वोत्तर में लोग लॉ अबाइडिंग तो है, कानून को मानते ही हैं, साथ साथ में इस तरह के जो इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार कुछ कहते हैं तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। तो इसके वजह से आप देखिए अभी पूर्वोत्तर में संक्रमित संख्या इतना कम है। अभी जो कुछ संक्रमित संख्या आ रहा है वो तो यहीं से आया है। जो लॉकडाउन धीरे धीरे खोलने के बाद बाहर से जितने भी जो पूर्वोत्तर में, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नौकरी करने वाला, बिजनेस वाला, जितने वापस आए वही संक्रमित पाए गए हैं। वहाँ लोकल लेवल में बिल्कुल जीरो है। यही कारण है कि वहाँ के लोकल लेवल में कॉन्शियस जो है ना समाज में, वो बहुत हाई है। कॉन्शियसनेस का जो लेवल है उसको मैं मानता हूँ कि देश के बाकी के मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट में कम्युनिटी लेवल में ज़्यादा है। सर, मैं आपको जाने दूं, मेरा एक छोटा सा सवाल है जिसका आप संक्षेप में अगर जवाब दे पाएं। हालांकि इसी वक्त अमित शाह जी की वर्चुअल रैली भी हो रही है। मेरा सवाल जाते जाते आपसे ये है कि आप नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। जो चीन ने बीते दिनों में दिखावे की राजनीति की है, आप मोदी सरकार के हैं, मंत्री भी हैं, इसलिए आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो हम देख रहे हैं इस वक्त, उसको लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, चीन और भारत का जो रिश्ता है, इसको इस वक्त मंत्री होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ, लेकिन प्राचीन देश होने के नाते दोनों का इतिहास बहुत पुराना है और जो बॉर्डर का जो टेंशन है, बाउंड्री जो प्रॉब्लम है, ये आज़ादी से पहले का है। और जब हम आज़ादी प्राप्त किया, नेहरू जी के समय में भी सीमा विवाद को सुलझाने का कुछ मौका आया था, तो उस समय नहीं कर पाने का कारण और आज तक वो चलते आया है। तो ये अभी का पैदा हुआ संकट नहीं है। चीन और भारत के बीच में जो विवाद है सीमा को लेकर के, वो बहुत पुराने हैं। उसको, क्योंकि मैं इस मामले को बहुत गहराई से जानता भी हूँ, अध्ययन भी करता हूँ और संबंधित भी हूँ, और मैंने बहुत लेख भी लिखा इसके बारे में, बहुत जगह में कह चुका हूँ। लेकिन क्योंकि इस वक्त सरकार में हूँ, मंत्री हूँ, तो मेरा अपना मत देना या इस पे कोई एक्सपर्ट कमेंट करना वो सही नहीं होगा। अन्यथा मैं ये मामले को इतना तो मैं कहूँगा कि भारत में भी लगभग 90% से ऊपर के लोग इसको गहराई से नहीं समझते हैं ये समस्या क्या है। क्योंकि आजकल सिर्फ न्यूज़ या फेक न्यूज़ या कुछ भ्रमण हो जाते हैं तो उसमें ये उसमें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वास्तविकता बहुत ही गहरा है और इसको हमारे देश में बहुत कम लोग इसको जानते हैं, इस चीज़ को। तो ये थे खेल मंत्री किरण रिजिजू जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा पर्सनल सपना है हिंदुस्तान को आप खेलों में सुपर पावर बनाइए, उस दिन का इंतजार इन आंखों को रहेगा सर। लेकिन अपने जी न्यूज़ के लिए अदिति जी, मैं जाते जाते मैं एक बात कहूंगा कि मेरा जो सपना है, प्रधानमंत्री जी ने जो हमको एक टारगेट दिया है कि 2028 तक भारत को विश्व के खेल में टॉप 10 तक पहुंचाना है। ये सपना पूरा करने में हम आपका जी न्यूज़ का, पूरा देश का सहयोग चाहिए, हम जरूर प्राप्त करेंगे। पूरा सहयोग सर, पूरा सहयोग आपके साथ, निजी तौर पर भी और प्रोफेशनल के तौर पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.